वेलकम टू एकलव्या स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी क्लास 12th की हिस्ट्री से जो आपका थर्ड चैप्टर है किनशिप कास्ट एंड क्लास, इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे विद बेस्ट नोट्स। और इस चैप्टर का नया नाम सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारता भी है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा यूज़र नेम आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मार के आप टेलीग्राम पे आके ज्वाइन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे चैप्टर का कि किस तरीके से है महाभारता। जो हम देखते आते हैं, जो हम पढ़ते आते हैं, उसको कैसे हम एक हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है। सो देयर वर चेंजेस इन इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ बिटवीन 600 BCE एंड 600 CE। इसके बीच में बहुत से चेंजेस हुए, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। एंड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स का मतलब होता है जो लोग जंगलों में रहते हैं, ट्रांसफॉर्म्ड ड्यू टू द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जब एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन हुआ तो जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे वो धीरे धीरे उनकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होने लगी। There was an emergence of craft specialists as distinct social groups and the unequal distribution of wealth sharpened social differences। ठीक है। तो बहुत सारे क्राफ्ट स्पेशलिस्ट जो थे उनका भी अब यहाँ पे जो है एमरजेंस होने लगा था और बहुत से डिफरेंसेस आने लगे। अब आगे है टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्सचुअल ट्रेडिशंस। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है। To understand these processes, historians often use textual traditions। ये जो इतने सारे चेंजेस हो रहे थे ये हमें कहाँ से पता चलते हैं? हिस्टोरियंस को बहुत से टेक्स्ट मिलते हैं। सम टेक्स्ट लेड डाउन नॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर। बहुत से जो है ऐसे भी टेक्स्ट थे जिन्होंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए जो कि पूरे सोसाइटी को फॉलो करने थे। Others describe and occasionally comment on a wide range of social situation and practices. Each text and inscription was written from the perspective of specific social categories। जो भी टेक्स्ट हम पढ़ते हैं वो किसी ना किसी के पर्सपेक्टिव से लिखा गया होता है। कोई ना कोई सोशल कैटेगरी अपने आप को ज़्यादा अच्छा बताते हुए उसको लिखती है। अब हम महाभारत, जो कि एक ऐसा ही बहुत ही बड़ा ह्यूज टेक्स्ट है, इसको समझते हैं क्या है। फोकसिंग ऑन द महाभारत कंप्राइजिंग ऑफ ओवर, लगभग आप यहाँ पे देखेंगे 1 लाख वर्सेस। इट डिपिक्ट्स अ वाइड रेंज ऑफ सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस। आप अगर महाभारत को देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा इसमें श्लोक हैं और बहुत से सोशल कैटेगरीज एंड सिचुएशंस के बारे में महाभारत हमें बताती है। द एपिक वॉज कंपोज ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स। 1 साल तक लगभग इसका काम चला इसको लिखने का। द स्टोरी रिवॉल्व अराउंड 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजिन्स। दो अलग अलग जो मतलब साइड्स थी जो कि भाई ही थे, वो आपस में लड़ते हैं और यही महाभारत की स्टोरी है। इट ऑल्सो कंटेन्स सेक्शंस लेइंग डाउन नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर फॉर वेरियस सोशल ग्रुप्स। और इसी महाभारत के अंदर बहुत से नॉर्म्स भी लिखे हुए हैं, बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थे जो उस टाइम पे सोसाइटी को फॉलो करने होते थे। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता। सो द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता, ये जो है ये किसने तैयार किया? वीएस सुक्थांकर ने इसको तैयार किया। और वीएस सुक्थांकर जो थे वो एक इंडियन संस्कृत स्कॉलर थे। इन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया कि वो एक पूरा टास्क जो है उसको इनिशिएट करेंगे, प्रिपेयर करने वाले हैं महाभारत का क्रिटिकल एडिशन बाय फर्स्ट कलेक्टिंग संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट। और जहां से भी उन्हें संस्कृत टेक्स्ट मिलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं, वो कलेक्ट करी इन्होंने। एंड रिटन इन अ वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और फिर अलग अलग स्क्रिप्ट्स में जो भी उनको वैरायटी में जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स मिलती हैं वो सब इन्होंने कंपाइल करा। द प्रोजेक्ट बिगेन इन 1919। ठीक है, 1900 जो है 19 में ये आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। किस चीज का? महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने का। विद अ टीम कंप्राइजिंग मैनी स्कॉलर्स। इस टीम के अंदर बहुत से ज्ञानी लोग थे। द टीम वर्कड आउट अ मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्सेस फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट एंड फाइनली सेलेक्टेड द मोस्ट कॉमन टेक्स्ट। और इन्होंने पूरा जो भी मतलब कंपाइल किया था उसको अच्छे से देखा, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट किया जो उनको ज़्यादा कॉमन टेक्स्ट लग रहे थे। और इस प्रोजेक्ट को लगभग 47 ईयर्स लगे कंप्लीट होने में। जो महाभारत का क्रिटिकल एडिशन था इसको तैयार होने में 47 ईयर्स लगे। ये प्रोजेक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ और इसको इनिशिएट करने वाले वीएस सुक्थांकर थे। ये आपको कुछ मेन चीजें इसकी याद रखनी है। किनशिप एंड मैरिज, अब हम समझते हैं क्या है। फैमिलीज आर यूजुअली पार्ट्स ऑफ लार्जर नेटवर्क्स ऑफ पीपल।
द टर्म किंग फोल्क इज यूज्ड फॉर दीज नेटवर्क्स ऑफ रिलेटिव्स। सो फैमिलीज क्या होती हैं? जो बहुत सारे लोगों का नेटवर्क मिलके एक फैमिली बनाता है। आप दो लोग मिलके नहीं फैमिली बनाते, बहुत से लोग मिलके एक पूरी फैमिली को बनाते हैं, या कोई अकेला फैमिली नहीं कहलाता। तो इस तरीके से एक लार्जर नेटवर्क ऑफ पीपल एक फैमिली को बनाता है। इन संस्कृत टेक्स्ट कुल वर्ड इज यूज्ड फॉर डेजिग्नेट फैमिलीज। जो फैमिली के लिए वर्ड यूज होता है संस्कृत टेक्स्ट में वो कुल है। ठीक है, आप किस कुल के हैं, ठीक है, आपका कुल कौन सा है, कुल जो है वो फैमिली के लिए यूज होता है। ज्ञाति इज यूज्ड फॉर अ लार्जर नेटवर्क ऑफ फैमिलीज एंड द टर्म वंश इज यूज्ड फॉर लीनिएज डिफाइंड एज रिलेटिव्स। मान लो आप किसके वंशज हैं, ठीक है, आप बोलेंगे मैं सूर्यवंशी हूं, या जो भी आपके दादा परदादा का जो वंश चलता आता है उसको हम क्या कहते हैं, वंश कहते हैं, जो कि लीनिएज कहलाता है इंग्लिश में। Familial ties are regarded as natural and based on blood। ठीक है, जो पारिवारिक रिश्ते होते थे वो खून के रिश्ते माने जाते थे, ठीक है, और वही सगे संबंधी माने जाते थे। फॉर इंस्टेंस सम सोसाइटीज रिगार्ड कजिन्स एज बीइंग ब्लड रिलेशंस। कुछ ऐसे भी समाज में कुछ लोग थे जो अपने कजिन्स को अपना जो है सगा भाई भी समझते थे, खून का रिश्ता समझते थे। वेयर एज अदर्स डू नॉट। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर कोई ऐसा मानता हो। Historians can retrieve information about elite families easily, but it is more difficult to reconstruct the familial relationships of ordinary people। बड़े लोगों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन इजीली मिल जाती है इंस्क्रिप्शंस वगैरह में, लेकिन ऑर्डिनरी जो लोग थे उनके रिलेशंस कैसे होते थे ये जानना बहुत मुश्किल है। द नेक्स्ट टॉपिक इज पेट्रीलिनी। पेट्रीलिनी क्या होता है? पेट्रीलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन। आप किसी के पिता हैं, आपने अपना सब कुछ अपने बेटे को दिया, आपके बेटे ने अपना सब कुछ अपने बेटे को दिया, तो यही दादा बेटा पोता और यही पूरा चलता रहता है। तो ये अपना क्या कहलाता है फिर? पेट्रीलिनी कहलाता है। और वहीं अगर ये सब मदर के उससे होता हो कि मदर, फिर उसके बाद उसकी बेटी, फिर उसकी बेटी, अगर ऐसे चलता है तो ये मैट्रिलिनी आपका, जहाँ पे मदर से अगर आपका ट्रेस किया जाता है कि आपका वंश कौन सा है या क्या है। ठीक है, द आइडिया ऑफ पेट्रीलिनी एग्जिस्टेड प्रायर टू द कंपोजिशन ऑफ द एपिक महाभारत। महाभारत के पहले से ही ये पेट्रीलिनी चलता आ रहा था। अब है द स्टोरी ऑफ किनशिप रिलेशंस डिस्क्राइब्स अ फ्यूड ओवर लैंड एंड ऑफ कजिन्स द पावर बिटवीन टू ग्रुप्स। कौरव और पांडव आपस में लड़ते हैं पावर को लेके। दे बिलोंग टू अ सिंगल रूलिंग फैमिली ऑफ द कुरुस, एक ही फैमिली के थे। अ लीनिएज डोमिनेटिंग वन ऑफ द जनपदास, और इनकी जो ये पूरी वंश है, वंशावली है, इन्होंने पूरे ने मतलब क्या करा है कि एक पूरे जनपद को रूल किया, बहुत लंबे टाइम तक डोमिनेट किया। द कॉन्फ्लिक्ट एंडेड इन अ बैटल, और ये पूरा पंगा कैसे खत्म हुआ? एक बहुत बड़ी बैटल के साथ। इन विच द पांडवास एमर्ज्ड विक्टोरियस, पांडव जो है वो विजेता के रूप में आते हैं। आफ्टर दैट द पेट्रीलिनियल सक्सेशन वॉज प्रोक्लेम्ड। ठीक है, और फिर उसके बाद पेट्रीलिनियन ही चलता है अकॉर्डिंग टू। और आपको पता है पेट्रीलिनी क्या होता है? फादर सन, फिर उसके सन, ठीक है, जहां बेटे से चलता है। अकॉर्डिंग टू महाभारत द आइडिया ऑफ पेट्रीलिनी वॉज वैल्यूएबल। महाभारत के अनुसार अगर हम देखें तो पेट्रीलिनी को ज्यादा मतलब जो है मतलब माना जाता था इंपॉर्टेंट। अंडर पेट्रीलिनी सन्स कुड क्लेम द रिसोर्सेज, और इसमें क्या होता था कि बाप की जमीन पे और प्रॉपर्टी पे सिर्फ बेटे का हक होता था। द वन इन केस ऑफ किंग्स, ठीक है, ऑफ देयर फादर्स आफ्टर हिज डेथ, पिता की डेथ के बाद बेटे के पास सारा वो होता था अधिकार। पेट्रीलिनी इज एविडेंट इन मंत्रास इन रिचुअल टेक्स्ट सच एज ऋग्वेदा, और आपको मंत्र और ऋग्वेद वगैरह में भी और बहुत से रिचुअल्स में पेट्रीलिनी देखने को मिलती है। फ्रॉम द 6th century BCE onwards, पेट्रीलिनी सिस्टम was followed by most ruling dynasties। 6th century BCE में ज्यादातर जो रूलिंग डायनेस्टीज थी उसमें पेट्रीलिनी सिस्टम चलता था। बट देयर वर वेरिएशंस इन प्रैक्टिस। दीज वर इफ देयर वर नो सन्स, अगर कुछ कुछ जगहों पे ये मतलब एक्सेप्शन भी है, अगर किसी का बेटा ना हो तो उसके भाई जो है मतलब कर सकते थे उस पर राज समटाइम्स, और भी अगर कोई जो रिश्तेदार है वो आ सकता था। इन वेरी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, बहुत ही कम ऐसे सर्कमस्टेंसेस आते हैं जहां विमेन जो है पावर को संभालती है, जैसे कि प्रभावती गुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी। ये क्या है कि इन्होंने संभाला था पावर को, लैंड डोनेशंस किए थे इन्होंने। रूल्स ऑफ मैरिज, अब मैरिज के रूल क्या थे? विमेन हैड नो क्लेम्स टू द रिसोर्सेज ऑफ द हाउस होल्ड
but they could marry into families outside the kin. This system is called exogamy. आप अगर अपने समाज से बाहर शादी कर रहे हो तो वो क्या है, एक्सोगैमी है। लेकिन विमेन जो है उसको कोई भी रिसोर्सेज पे कोई क्लेम नहीं कर सकती थी, वो कोई राइट नहीं था इतना। यंग गर्ल्स एंड विमेन गोट मैरिड एट द राइट टाइम एंड टू द राइट मैन, ठीक है। सन्स वर इम्पोर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द पैट्रिलिनिएज। जो लड़की है उसका सही समय पे ब्याह कर दिया जाता था, वहीं जो बेटे हैं वो पैट्रिलिनिएज अपने वंश को अपने पिता के आगे बढ़ाते थे। फिर आगे देखते हैं क्या है। Daughters had no claims to the resources of the household. Marrying daughters to the मतलब into the other families is known as exogamy, ये हम देख चुके हैं। कन्यादान, कन्यादान क्या है कि ये गिफ्ट ऑफ द डॉटर, ठीक है। द गिफ्ट ऑफ डॉटर इन मैरिज वॉज एन इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी ऑफ द फादर। फादर जो है वो कन्यादान करता था और यही सबसे बड़ा दान माना गया है। आगे देखते हैं 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज के जो है 8 प्रकार। द धर्म सूत्र एंड धर्मशास्त्र रिकॉग्नाइज एज मैनी एज 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज। 8 तरीके की शादी के तरीके बताते हैं हमारे शास्त्र। आउट ऑफ दिस फर्स्ट 4 वर कंसिडर्ड एज गुड। जो पहले 4 हैं उनको सही माना जाता है तरीकों को, बाकी के जो हैं वो कंडेम किए जाते हैं, यानी कि वो नकार दिए जाते हैं या उनको बुरा समझा जाता है। These condemned forms were only practiced by those who did not accept Brahmanical norms। और ये बचे हुए 4 जिनको बुरा माना गया है मैरिज के तरीकों को, ये वही लोग फॉलो करते थे इनको जो कि ब्राह्मणों के नियमों को नहीं मानते थे। फिर अगला टॉपिक है चेंजेस इन सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में क्या चेंज आए। सोशल लाइफ ऑफ पीपल बिकेम मोर कॉम्प्लेक्स विद द एमरजेंस ऑफ न्यू टाउन्स टू डील विद दिस। ब्राह्मणास रिस्पॉन्डेड बाय लेइंग डाउन कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर। देखो अब नए टाउन्स का एमरजेंस हो रहा था, लोग पढ़ लिख रहे थे, ब्राह्मणों के ऊपर सवाल उठा रहे थे कि आप इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स क्यों करके बैठे हो सब कुछ। तो ऐसे में ब्राह्मणों ने क्या है कि बहुत से ऐसे टेक्स्ट तैयार किए जो कि सोशल बिहेवियर के लिए थे, जिन रूल्स को सोसाइटी को फॉलो करना था। और यही नॉर्म्स जो है वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट। संस्कृत में इनको लिखा गया जिनको धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहा जाता है, ठीक है। लेटर बिटवीन जो है 200 BCE एंड 200 CE द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ सच वर्क्स द मनुस्मृति वॉज कंपाइल्ड। और इसमें सबसे ज्यादा जो रूल लिखे हुए थे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है टेक्स्ट, वो मनुस्मृति है, ठीक है। आगे देखते हैं द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ फॉर्म्स ऑफ मैरिज फ्रॉम द मनुस्मृति आर एज फॉलोज। क्या है पहला तरीका शादी का। द डॉटर वॉज गिफ्टेड आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स, ठीक है, कि भाई डॉटर को हर तरीके की गिफ्ट देके और सारे कपड़े वगैरह देके और ज्वेलरी वगैरह सब देके और उसके बाद शादी करना। टू अ मैन लर्न इन द वेदा whom the father himself invites। जिस आदमी को वेदों का ज्ञान हो और उस आदमी को उस लड़की का पिता इनवाइट करेगा शादी के लिए। फोर्थ इन दिस फॉर्म, चौथा तरीका क्या है। द डॉटर वॉज गिफ्टेड बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू द ब्राइडग्रूम। तो इसमें भी पिता क्या है वो बोल देगा कि भाई आप दोनों अपने जो है कर्तव्यों को निभाएं और इसी तरीके से आशीर्वाद देके शादी पूरी हो जाए। आगे है फिफ्थ इन दिस फॉर्म, द ब्राइड ग्रूम रिसीव्ड अ मेडन आफ्टर हैविंग गिवन एज मच वेल्थ एज ही कैन अफोर्ड टू द किंग्समैन एंड टू द ब्राइड हरसेल्फ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल। अपने हिसाब से वो दहेज वगैरह भी ले सकता है। सिक्स्थ इन दिस फॉर्म, छठा जो है तरीका क्या है। देयर वॉज वॉलेंटरी यूनियन ऑफ अ मेडन एंड हर लवर विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिजायर। इसमें क्या है, दो लवर आपस में अगर शादी कर रहे हैं, ठीक है। फिर है गोत्र सिस्टम। गोत्र सिस्टम को समझते हैं, ये किस तरीके से एमरजेंस हुआ इसका। फ्रॉम 1000 BCE ऑनवर्ड्स पीपल, खासकर जो ब्राह्मण थे, वर क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ गोत्रास। ब्राह्मणों को उनके गोत्र के हिसाब से जाना जाने लगा। ईच गोत्रा वॉज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीर। हर गोत्र का जो ओरिजिन है वो किसी ऋषि के नाम से है। एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर रिगार्डेड एज हिज डिसेंडेंट्स। और जो भी जिस गोत्र से आता है वो उस ऋषि का वंशज माना जाता है। आगे देखते हैं टू रूल्स अबाउट गोत्रा वर इंपॉर्टेंट। गोत्र सिस्टम को लेके दो जो नियम है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। पहला नियम है विमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा एंड अडॉप्ट द गोत्रा ऑफ देयर हस्बैंड ऑन मैरिज। लड़की शादी के बाद अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने पति का गोत्र अपनाएगी, ये पहला रूल था।
सेकंड, मेंबर्स ऑफ द सेम गोत्र कुड नॉट मैरिड, और जो सेम गोत्र के दो लोग हैं वो आपस में शादी नहीं कर सकते। मान लो एक का गोत्र कश्यप है, दूसरे का कश्यप है, ये कश्यप कश्यप आपस में शादी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं सतवाहना किंग्स। अब सतवाहना किंग्स जो है हमारे, ये किस तरीके से अपनी माता का नाम अपने नाम से पहले लगाते थे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इनके में। ठीक है, अब ये किंग्स के नाम लिखे हुए हैं, राजा गौतमी पुत्र श्री सतकिनी, राजा वसीति पुत्र श्री पुलमयी, राजा गौतमी पुत्र समी श्री याना सतकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सकसेन, राजा वसीति पुत्र छत्रपान सतकिनी। ठीक है, अब ये इन सब के नाम हैं। अब इनमें स्पेशल क्या है, सम ऑफ द सतवाहना रूलर्स वर पॉलीजीनियस। ठीक है, पॉलीजीनियस इट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, एक से ज्यादा पत्नी होना पॉलीजीनियस कहलाता है, पॉलीगैमी भी कहते हैं इसको, और ये यहाँ पे ही चलता था। द नेम्स ऑफ सतवाहना रूलर्स वाइफ्स वर डिराइव्ड फ्रॉम गोत्रास सच एज गौतमा वशिष्ठा विच वर देयर फादर्स गोत्रास। ठीक है, और इसमें क्या है कि जो इनके सतवाहना रूलर्स की वाइफ होती थी, उनका जो गोत्र होता था वो अपने पिता का गोत्र लगाते थे, और अपनी ही मदर का गोत्र सतवाहना रूलर्स यूज करते थे, ये चीज याद रखना। दे डिड नॉट अडॉप्ट देयर हस्बैंड्स गोत्र नेम, जो सतवाहना की वाइफ होती थी वो अपने पति का गोत्र नहीं अपनाती थी। पोली एंड्री यानी कि सेवरल हस्बैंड्स, एक से ज्यादा हस्बैंड होना, जैसे कि द्रौपदी। ठीक है, द्रौपदी के जो है 5 हस्बैंड थे, और इसी तरीके से इस प्रैक्टिस को क्या कहते हैं, पोली एंड्री। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मदर्स, माँ की क्या भूमिका थी उस टाइम पे, तो ये हमें देखने को मिलता है सतवाहना रूलर्स के नाम में, कि ये पहले ऐसे किंग्स हुए जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम जोड़ा। सतवाहना रूलर्स वर आइडेंटिफाइड थ्रू मेट्रोनिमिक्स। ठीक है, यानी कि अपने माँ के नाम से ये जाने जाते थे स्टार्टिंग में। बट द सक्सेशन टू द थ्रोन वॉज जनरली पैट्रिलिनियन। देखो नाम तो इनका जरूर माता के उससे शुरू होता था, पर वो चलती वही पैट्रिलिनी थी कि बेटे के बाद बेटा ही आएगा। ये नहीं है कि माता का नाम यूज हो रहा है तो उसके बाद जो गद्दी है वो बेटी को मिलती थी, नहीं, जो गद्दी है उस पर बेटा ही बैठता था। अब इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, गौतमी पुत्र, वसीति पुत्र, गौतमी पुत्र, मधारी पुत्र, वसीति पुत्र, हरिति पुत्र। ठीक है, और गौतमी पुत्र, ये क्या है, इनकी माताओं के नाम है, और ये अपनी माँ के नाम यूज करते थे, याद रखना। अगला टॉपिक है सोशल डिफरेंसेस। सो आपको पता होगा कि जो हमारा वर्णा सिस्टम है, ठीक है, उसमें क्या है कि 4 उसमें वर्णास में हम डिवाइडेड थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण सबसे ऊपर आते थे, वैश्य, ठीक है, सॉरी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, उसके बाद क्षत्रिय में क्या है, आपके किंग्स वगैरह आते थे जो प्रोटेक्टर्स थे हमारे। वैश्य में आपके एग्रीकल्चर वगैरह करने वाले, ट्रेडर्स वगैरह, और शूद्र क्या थे, इन सभी की जो है सेवा करने वाले। इस तरीके से था। कास्ट का मतलब क्या होता है, सोशल कैटेगरीज होती हैं, ठीक है, रैंक के अकॉर्डिंग, और उनके जो है पहले कास्ट क्या होती थी, बाय बर्थ मतलब माना जाता था कास्ट को, बाद में वो काम के ऊपर उसके बेस पे माने जाने लगी कि जिस काम को आप करते हैं वो आपकी कास्ट है, पहले ये बाय बर्थ होता था। ठीक है, इसका रिकॉग्नाइजेशन। आगे देखते हैं राइट ऑक्यूपेशन। अब ये वर्णा सिस्टम में जितने लोग थे इनके लिए जो काम बताए गए हैं, ठीक है, हमारे शास्त्रों में, जो ब्राह्मण है वो क्या करेंगे, वो वेद को पढ़ाएंगे, ठीक है, टीचिंग ऑफ वेदास गुरुकुल के अंदर। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, वो यज्ञ करेंगे। गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, दान दक्षिणा लेंगे, दान दक्षिणा दे भी सकते हैं। फिर क्षत्रियास का काम क्या था कि वो वॉरफेयर में जाएंगे, लड़ाई करेंगे, युद्ध भूमि में जाएंगे। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, लोगों की रक्षा करेंगे। एडमिनिस्टर जस्टिस, न्याय करेंगे। स्टडी द वेदास, वेदों को पढ़ेंगे ना कि पढ़ाएंगे। तीसरा, वैश्यास जो होते थे वो एग्रीकल्चर करेंगे। पेस्टोरलिज्म, पशु पक्षियों को पाल सकते हैं, मवेशियों को, गाय भैंस बकरी, ट्रेड करेंगे, ठीक है, व्यापार कर सकते हैं। शूद्रास का काम था ये हायर वर्णास को सर्व करना, इनकी सेवा करना, और सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन इन्हीं का हुआ। आगे है नॉन क्षत्रिय किंग्स, ऐसे भी राजा हुए जो क्षत्रिय नहीं थे। देखो ब्राह्मणों के जो लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंगली ये था कि जो किंग होगा वो क्षत्रिय ही हो सकता है, पर बहुत से ऐसे किंग थे भाई जो नॉन क्षत्रिय थे। सो अकॉर्डिंग टू शास्त्रास ओनली क्षत्रियास कुड बी किंग्स। ठीक है, शास्त्र के अकॉर्डिंग जो क्षत्रिय हैं वही राजा बन सकते हैं, बट बहुत से हमें नॉन क्षत्रिय किंग भी देखने को मिलते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमें बताते हैं कि मौर्यास वर क्षत्रियास, बट ब्राह्मण जो है वो मौर्यास को लो ओरिजिन का मानते हैं, लोअर कास्ट का मानते हैं, मोर पालने वाले मौर्यास। द शुंगास एंड कण्वास द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्यास वर ब्राह्मणास। शुंग और कण्व ब्राह्मण माने जाते हैं, तो ब्राह्मण तो नहीं भाई मतलब यहाँ राजा बन सकते थे, पर ये हो रहा था, तो जरूरी नहीं है हर जगह रूल फॉलो हो रहे थे।
अदर रूलर्स सच एज द शकाज, शक जो थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे, इनको मलेच्छ कहा जाता था, संस्कृत सही से नहीं आती थी, इनको बाहर के थे, तो भाई अकॉर्डिंगली तो ये भी नहीं बन सकते थे किंग्स, लेकिन ये भी बने, इन्होंने रूल किया, आउटसाइडर्स थे ये तो। सो एन स्क्रिप्ट, एक यहाँ पे हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है संस्कृत का, जो कि हमें राजा रुद्र दमन के बारे में बताता है, जो कि एक वेल नोन शक रूलर थे और जिन्होंने सुदर्शन लेक को रिबिल्ट करवाया था। इट सजेस्ट दैट पावरफुल मलेच्छास वर फेमिलियर विद संस्कृत ट्रेडिशंस। ठीक है, वो इंस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि जो पावरफुल मलेच्छ लोग होते थे बाहर से आए हुए, उनको संस्कृत ट्रेडिशंस के बारे में भी पता चल चुका था। फिर है गौतमी पुत्र श्री सतकिनी, ये एक सतवाहन रूलर थे, क्लेम टू बी ए यूनिक ब्राह्मण, ये खुद को एक अनोखा ब्राह्मण मानते थे और ये क्षत्रियास को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, ये ऐसा मानते थे कि ये डिस्ट्रॉयर हैं क्षत्रियास के। द इंटीग्रेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट ऑफन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। सो ये जरूरी नहीं कि काफी मतलब हर जगह ये रूल फॉलो होता हो कि जो रूलर है वो क्षत्रिय ही होंगे, बहुत लोग नहीं भी मानते थे भाई इस चीज को। आगे देखते हैं, ये आपके सामने लेख है जो इन्होंने रिबिल्ट करवाई थी, जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल थ्योरी, जाति लाइक वर्ण, जाति भी होती थी भाई, जाति जो है आपके बर्थ के ऊपर बेस्ड होती थी। द नंबर ऑफ वर्णास वॉज फिक्स्ड एट 4, वर्ण तो 4 थे, ये हमें पता है, 4 से ज्यादा नहीं थे, लेकिन जाति इसका कोई नंबर नहीं था, बहुत सारी जातियां होती हैं, स्वर्णकार, ठीक है, कुंभकार। फिर है पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद, जो लोग जंगलों में रहते थे, जैसे कि निषाद जो होते थे, जैसे एकलव्य आपने महाभारत में नाम सुना हो तो वो निषाद थे। गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, जिसको सुवर्णकार कहते हैं, ये भी एक जाति है, निषाद एक जाति है, और ये वर्णा सिस्टम में फिट नहीं बैठते थे, इसलिए इनको वर्णा सिस्टम के बाहर रखा गया था। जाति में क्या होता था, जो उनकी जाति होती थी वो उनका प्रोफेशन भी होता था ज्यादातर का, जैसे कि अगर कोई स्वर्णकार है, उसकी जाति है तो सोने का काम करता होगा, कोई लोहार है तो वो लोहार का काम करता होगा, कोई कुंभकार है तो वो घड़े का काम करता होगा। आगे है अ स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन मंदसौर, मंदसौर यानी कि मध्य प्रदेश में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलता है पत्थर का, और वो हमें बताता है पूरे ट्रेडर्स और जितने भी ये जो है आपके गिल्ड में जो होते थे सिल्क वीवर्स, जो कि गुजरात के थे, बाद में उन्होंने माइग्रेट किया मंदसौर में, और जो दाशपुरा जो जाना जाता है, वो सारी डिटेल्स हमें मंदसौर इंस्क्रिप्शन में मिलती है। The inscription provide information about complex social processes and the nature of guild and श्रेणीज, जो गिल्ड और श्रेणी होती थी, जो ट्रेडर्स के ग्रुप होते थे, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है यहाँ से। गिल्ड मेंबरशिप was based on a shared craft specialization but some members adopted other occupations। फिर है कम्युनिटीज विदाउट वर्ना सिस्टम, बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज भी थी जो कि वर्ना सिस्टम के बिना थी, जैसे कि निषाद। सो निषाद के बारे में बताया था, एकलव्य आ जाएगा इसमें, फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे और ये ब्राह्मणिकल आइडियाज को नहीं मानते थे, ठीक है, अनसिविलाइज्ड इनको कहते थे ब्राह्मण्स। टू द देयर वर अदर कॉल्ड नोमैडिक पेस्टोरलिस्ट who could not be easily accommodated within the framework of settled agriculturist। ये नहीं रह सकते थे सेटल्ड होके, ये लोग जो थे ये मतलब नोमैडिक थे, एक से दूसरी जगह जाते रहते थे जंगलों में। So those who spoke non-Sanskrit languages were labeled as मलेच्छास, जो लोग संस्कृत नहीं बोलते थे उनको मलेच्छ कहा जाता था। तो इस तरीके से ये एकलव्य जो है ये निषाद था, निषाद जाति थी जो कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स की जाती थी, जंगलों में रहने वालों की, वर्णा सिस्टम में नहीं थी। अब अगला टॉपिक है अनटचेबल्स एंड चंडाल्स, ये कौन थे इनके बारे में समझ लेते हैं। द ब्राह्मणास कंसिडर्ड सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम, ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को बताया कि ये तो भाई अनटचेबल हैं, ये अछूत हैं। दोज हु कंसिडर्ड देमसेल्फ प्योर अवॉइडेड टेकिंग फूड फ्रॉम दोज दे डिजिग्नेटेड एज अनटचेबल्स, जो लोग अपने आप को बहुत ऊपर मानते थे वो अनटचेबल्स के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, फूड तो दूर की बात है, ठीक है, ऐसा चलता था। दोज हु वर हैंडलिंग कॉर्प्सेस, ठीक है, डेड बॉडीज को भी यही उठाते थे, मरे हुए जानवरों को भी यही उठाते थे, इनको चांडाल कहा जाता था। दे वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की, सबसे नीचे जो स्थान था, वो जो सबसे नीचे जो प्लेस था वो चंडाल्स का था। द ड्यूटीज ऑफ चंडाल, अब ये चंडालों से क्या क्या काम करवाया जाता था ये देखते हैं। इनको गांव के बाहर रहना होता था, दे हैड टू लिव आउटसाइड द विलेज, यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, फेंके हुए बर्तन यूज करने पड़ते थे, वियर क्लोथ्स ऑफ द डेड, मरे हुए लोगों के कपड़े इनको पहनाए जाते थे,
मरे हुए लोगों के जो ऑर्नामेंट्स होते थे, जो जेवर होते थे, जितने भी ज्वेलरी होती थी वो पहननी पड़ती थी। दे कुड नॉट वॉक अराउंड इन विलेजेस एंड सिटीज एट द नाइट, रात को तो ये गाँव और शहरों के आसपास भी नहीं घूम सकते थे। और काफ़ी इनको बाहर ही बाहर समझा जाता था सोसाइटी में। मान लो कोई मर गया, अगर उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो उसको भी जो डिस्पोज करना है, जो संस्कार करना है, वो यही करते थे। ठीक है, तो ये सब काम इनसे लिया जाता था। द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क और ए ट्रेवलर फाइयान, वो ऐसा लिखते हैं, अनटचेबल्स हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। जो अनटचेबल होते थे, अछूत लोगों को रास्ते पे चलते हुए ताली बजाकर जाना पड़ता था ताकि सामने वाला कोई उनको देख ना ले, सामने वाले को पता चल जाए कि एक अनटचेबल आ रहा है। ठीक है, ऐसा ये हमें फाइयान बताते हैं। अगला टॉपिक है कंट्रोल ओवर रिसोर्सेस एंड स्टेटस। अब कैसे रिसोर्सेस पे कंट्रोल होता था, लड़के का ज्यादा था लड़की का था, वो समझते हैं। सो इसमें है स्लेव्स, जो जो गुलाम थे, दास थे। लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, जो भूमिहीन मजदूर थे। हंटर्स, जो शिकारी थे। फिशरमैन, मछुआरे थे। पेस्टोरलिस्ट जो थे। पीजेंट्स, किसान थे। विलेज हेडमैन, क्राफ्ट पर्सन, मर्चेंट्स एंड किंग्स, ये सारे लोग ही रहते थे। Their social positions were often shaped by their access to economic resources. उनकी सोशल पोजीशन कैसी होगी वो उनका पैसा बताता था। जितना पैसा जिसके पास ज्यादा, उतनी ही उसकी सोसाइटी के अंदर समाज में ऊंची पहुंच। एक्सेस टू प्रॉपर्टी, ये टॉपिक समझ लेते हैं। सो इश्यूज ऑफ ओनरशिप वॉज मेंशन्ड इन धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। देयर वर डिफरेंट राइट्स फॉर डिफरेंट जेंडर्स, अलग अलग जेंडर्स के लिए अलग अलग राइट्स थे। समझ लेते हैं क्या है। जो पेरेंटल स्टेट थी, यानी कि जो पैतृक, जो पिता का जो जितना भी धन है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो बेटों में बांटी जाएगी पिता की डेथ के बाद, और जो बड़ा बेटा है उसको ज्यादा मिलेगी, ऐसा माना जाता था। डॉटर्स कुड नॉट क्लेम अ शेयर ऑफ दीज रिसोर्सेज, शास्त्रों के अनुसार जो बेटी है उसका कोई भी हक नहीं था संपत्ति के अंदर पिता की। एज पर मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार विमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज एज स्त्री धन। जो दहेज में मिला है, जो मैरिज में गिफ्ट मिले हैं, वो एक लड़की का स्त्री धन है, उसको कोई नहीं छीन सकता उससे, उसका पति भी नहीं ले सकता, सिर्फ उसके बच्चे ले सकते हैं अगर उसकी इच्छा हो। सो एज पर मनुस्मृति विमेन वर नॉट अलाउड टू एक्सेस फैमिली प्रॉपर्टी, ये मैंने आपको बता दिया है। और देवर द प्रॉपर्टी, मतलब क्योंकि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वो हस्बैंड की परमिशन के बिना जो है वो लेडीज के हाथ में नहीं आ सकती प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू बोथ एपिग्राफिक एंड टेक्सचुअल एविडेंस, द वाइल अपर क्लास विमेन में हैव हैड एक्सेस टू रिसोर्सेज। जो अपर क्लास जो महिलाएं होती थी, जो विमेन होती थी, उनको एक्सेस था। बट लैंड, कैटल एंड मनी वर जनरली कंट्रोल्ड बाय मैन, पर जमीन पर और गाय भैंसों पर, पैसों पर जो है मैन का कंट्रोल था पूरा, ये आप मान के चले। अ डायनेमिक टेक्स्ट महाभारत, महाभारत किस तरीके से एक डायनेमिक टेक्स्ट है समझते हैं। एक तो इसके बहुत सारे वर्जन हैं, वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में इसको लिखा गया है। इट्स एपिसोड्स वर डिपिक्टेड इन स्कल्पचर्स, मूर्तियों में भी इसके एपिसोड्स बनाए गए हैं, पेंटिंग्स में। और इसके अलावा बहुत से प्ले होते हैं, नौटंकी होती है, नाटक होते हैं, डांस होते हैं, उसमें महाभारत दिखाई जाती है, क्लासिकल डांस वगैरह में। एनालिसिस ऑफ महाभारत, जब हमारे हिस्टोरियंस महाभारत को एनालाइज करते हैं तो वो किन चीज़ों को देखते हैं, आइए समझते हैं। दे एग्जामिन वेदर टेक्स्ट वर रिटन इन, वो सबसे पहले लैंग्वेज देखते हैं, भाई टेक्स्ट की लैंग्वेज क्या है, प्राकृत है, पाली है, तमिल है, संस्कृत है, ऑर्डिनरी लैंग्वेज है या क्या है। और उसके बाद समझ आ जाता है कि ज़्यादातर कौन सी लैंग्वेज उस टाइम पे चलती थी। और वो ये भी देखते हैं कि वो टेक्स्ट में क्या बताया गया है, मंत्र हैं, और मतलब क्या है उसमें आखिर दिया क्या हुआ, स्टोरीज हैं जिनको लोग पढ़ सकते थे या सुन सकते थे, क्या है। ठीक है, ये देखते हैं। दे ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ऑथर्स, कौन उसको लिखने वाला है, उसका पर्सपेक्टिव क्या था, उसके आइडियाज क्या है कि उसने ऐसा टेक्स्ट लिखा। और द ऑथर कीप द इंटरेस्ट ऑफ देयर ऑडियंस इन माइंड वाइल कंपोजिंग देयर वर्क। ऑथर के बारे में जानना जरूरी होता था, क्योंकि ऑथर जब ही लिखता है जब उसको पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए। और हिस्टोरियंस ट्राई एंड असर्टेन द पॉसिबल डेट ऑफ द कंपोजिशन, वो ये भी ट्राई करते हैं कि डेट पता चल जाए भाई कब इसको जो है कंपाइल किया गया, कब इसको कंपोज किया गया। फिर है लैंग्वेज एंड कंटेंट, लैंग्वेज एंड कंटेंट में क्या है आइए समझते हैं। द महाभारत वॉज रिटन इन संस्कृत, संस्कृत में इसको लिखा गया था। ओके।
और अदर भी इसके वर्जन्स हैं, पर बेसिकली इन संस्कृत। और जो संस्कृत इसमें यूज की गई थी वो काफी सिंपल है एज कंपेयर टू वेद और प्रशस्ति। ठीक है, अब महाभारत का कंटेंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है भाई। एक तो वो सेक्शंस हैं जो स्टोरीज बताते हैं, जो नरेटिव्स हैं, ठीक है, जो मतलब, और दूसरे वो मतलब सेक्शंस हैं जो कि सोशल नॉर्म्स के बारे में बताते हैं और सोशल मैसेज देते हैं, ज्ञान की बातें जिसमें लिखी हुई हैं। सो ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ऑथर एंड डेट्स, ऑथर कौन था भाई इसका, ये समझ लेते हैं और डेट्स के बारे में कुछ देखते हैं। द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय द चैरियोटर बार्ड्स नॉन एज सूत। जो रथ चलाने वाले सारथी होते थे, जिनको भाट सारथी कहा जाता था, उन्होंने जो है इसको लिखा ओरिजिनली। दे अकम्पेनिड क्षत्रिय वॉरियर्स टू द बैटलफील्ड, और वो रथ में क्षत्रिय राजाओं के साथ जाते थे रणभूमि में, और वो पोएम्स वगैरह लिखते थे, और उसी से फिर महाभारत लिखी गई ऐसा माना जाता है। फिर ब्राह्मणों ने इसको लिखने का काम लिया 5th सेंचुरी बीसी से। बिटवीन सेंचुरी 200 एंड 400 सीई बहुत से डिडैक्टिक सेक्शंस जो हैं रिसेंबलिंग द मनुस्मृति वर एडिड, बहुत से मनुस्मृति वगैरह सब इसमें ऐड कर दिया गया। द टेक्स्ट फाइनली हैड अबाउट 1 लाख वर्सेस, 1 लाख से ज़्यादा इसमें श्लोक हो गए। और फिर उसके बाद माना जाता है कि ट्रेडिशनली इसके जो ऑथर हैं वो जो है महर्षि व्यास हैं। ठीक है, व्यास जी को माना जाता है इसके ऑथर। फिर आगे है द सर्च फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, एक यहाँ पे हिस्टोरियन है या आर्कियोलॉजिस्ट हैं बीबी लाल, उन्होंने नाम सुना था महाभारत में कोई हस्तिनापुर का, तो वो उसको ढूंढने उत्तर प्रदेश के मेरठ में चले गए, और उन्होंने जब देखा तो भाई हस्तिनापुर जैसा तो कुछ निकला ही नहीं, वहां से तो मिट्टी की दीवारें और वो सब निकल रहा था। सो यही छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं क्या है इसमें। सो इसके अंदर बेसिकली क्या था कि इन 1951 to 52 द आर्कियोलॉजिस्ट बीबी लाल एक्सकेवेटेड अ साइट एट अ विलेज नेम्ड हस्तिनापुर इन मेरठ। ठीक है, और ये जो लोकेशन है आपकी अपर गंगा दोआब के पास थी, जहाँ पे किसी टाइम पे कुरु किंगडम हुआ करता था, ऐसा उन्होंने माना। अब उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया भाई, कोई ऐसे हाउस नहीं मिले बड़े बड़े महल जैसे महाभारत में दिखाई जाते हैं, कोई मतलब प्लान्ड हाउस नहीं मिला। मिट्टी की दीवारें मिली हैं, मड वॉल्स, मड ब्रिक्स मिली हैं, और पक्की जो है ईंटों की वो मतलब जो है वो मिली हैं दीवारें। सो ये मेरठ है आपका, इसी के अंदर इन्होंने हस्तिनापुर ढूंढने की कोशिश करी थी बीबी लाल ने, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से हम कर चुके हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।